जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या किसी भी अन्य रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खरीदना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के वैध तरीके हैं जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र का विलय। खरीदना नागरिकता पाने का कोई कानूनी तरीका नहीं है। भारत में नागरिकता केवल कानूनी प्रावधानों के तहत ही दी जाती है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। नागरिकता त्याग और समाप्त भी की जा सकती है। संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है। आपसे पूछा कि अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्णदेवराय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के महान शासक श्री कृष्णदेवराय के दरबार के 8 तेलुगु कवि थे। इन कवियों को तेलुगु साहित्य और कविता में उनके अद्वितीय योगदान के लिए सामूहिक उपाधि दी गई थी। कृष्णदेवराय स्वयं भी महान साहित्य प्रेमी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पहले जैन तीर्थंकर और चौथे नंबर के जैन तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ था। आपसे पूछा कि पहले जैन तीर्थंकर और चौथे नंबर के जैन तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका अन्य नाम आदिनाथ, का जन्म अयोध्या में हुआ था, जो कि चौथे जैन तीर्थंकर अभिनंदनाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। अयोध्या जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। हाँ, जैनों के बारे में ध्यान रखिए। जैन 24 तीर्थंकर हुए हैं जैनों में। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर जो रहे हैं वो महावीर स्वामी जी रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधीन एक सहायक संस्था के रूप में किया गया। मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देना। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सिडमी एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। आपसे पूछा है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेलों ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच करवाया था। वह यह मंदिर खजुराहो में स्थित है और अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। खजुराहो मंदिर समूह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। या पहले लगभग 85 मंदिर थे, अब करीब 20 से 25 बचे हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है कंडारिया महादेव मंदिर है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। आपसे पूछा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है या भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार में प्रसिद्ध सेलुलर जेल स्थित है। यह द्वीप समूह 572 द्वीपों समूहों का है, सभी बसे हुए नहीं है, लेकिन यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण
सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1890 में हुई थी और इसका कार्य भारत की वनस्पतियों का सर्वेक्षण करना। यह संस्था पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार ने कौन सी प्रमुख योजना शुरू की? आपसे पूछा है कि वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार ने कौन सी प्रमुख योजना शुरू की? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य सभी लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इसमें जीरो बैलेंस खाते, रुपए डेबिट कार्ड और बीमा सुविधा दी जाती है। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी देश में जीवन स्तर को मापने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आपसे पूछा है किसी देश में जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मापने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम यानी कुल राष्ट्रीय आय प्लस कुल जनसंख्या जो औसत आय को दर्शाती है या किसी देश के लोगों के जीवन स्तर का बेहतर संकेतक है। इससे देशों के बीच आर्थिक तुलना करना आसान होता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय बराबर बेहतर जीवन स्तर संकेत। एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जीवन स्तर मापने का उन्नत तरीका है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय सामान्यतः अधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे भेजना होता है? आपसे पूछा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे भेजना होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह इसे लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। उसी तरह यदि उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह इसे अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। वर्तमान समय में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मूल रूप से योद्धाओं द्वारा किया जाता था जो युद्ध कौशल और स्वर को दर्शाता है। इसमें नर्तक तलवार, ढाल और पारंपरिक वेशभूषा धारण करते हैं। इसे युद्ध नृत्य भी कहा जाता है और यह पाइका विद्रोह से भी जुड़ा हुआ है जिसे भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तमिलनाडु की बात, तमिलनाडु में भरतनाट्यम प्रसिद्ध है। मणिपुर नृत्य और थांगटा मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध। केरल कथकली और मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और काफी के लिए उपयुक्त बनाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेराइट मिट्टी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी लोहे और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है तथा वर्षा के मौसम में जल धारण क्षमता रखती है। इसकी विशेषताएं इसे चाय और काफी जैसी नकदी फसलों के लिए उपयुक्त बनाती है। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र चाय और काफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो काली मिट्टी या जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। शुष्क मिट्टी बंजर भूमि की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। जलोढ़ मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान, गन्ना, गेहूं आदि के लिए उपयुक्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? आपसे पूछा कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक रहा। इसके काल को अक्सर भारतीय साम्राज्य का विस्तार काल कहा जाता है। इसके जो प्रमुख कार्य थे वो थे लैप्स की नीति लागू की यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रेलवे, डाक, टेलीग्राफ की शुरुआत करवाई, वुड का शिक्षा परिपत्र जारी किया, 1853 का चार्टर अधिनियम लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी
रचना कालिदास की नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये तीनों जो है कालिदास की रचना है, ये तीनों जो है कालिदास की रचना, परंतु नीतिसार जो है या कालिदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं महाकाव्य जो थी रघुवंशम, कुमार संभवम, नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालकी विक्रमोर्वशीयम थी, रखंड का ऋतुसंहारो, मेघदूतम थी, परंतु नीतिसार वास्तव में कामंदग्र द्वारा रचित है, कालिदास की नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्न में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं। आपसे पूछा कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्न में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख द्वीप हैं। ये सभी इंडोनेशिया के हिस्से हैं। हालांकि बोर्नियो एक हिस्सा मलेशिया ब्रुनेई से भी आता है। जावा द्वीप की बात करें तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यहीं स्थित है। सुमात्रा की बात करें तो पाकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, जिसे इंडोनेशिया में कलिमंतान कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का संविधान कितने साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था। आपसे पूछा कि भारत का संविधान कितने साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया गया, या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। आपसे पूछा कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम महावीर था। 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म 2 समुदाय में विभाजित है, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था। आपसे पूछा गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साक्यगढ़ से था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का संबंध साक्यगढ़ से था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कुलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से उनका पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोध वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया। सारनाथ में जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार भारत में किस राज्य में लागू किया गया था। आपसे पूछा कि पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार भारत में किस राज्य में लागू किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार भारत में राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया। इसके बाद अगले ही वर्ष आंध्र प्रदेश ने इन्हें अपनाया। पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन प्रणाली का आधार है और इसे संविधान के 73वें संशोधन 1992 के तहत कानूनी मान्यता मिली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। आपसे पूछा कि प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाघ परियोजना वर्ष 1973 में प्रारंभ की गई थी। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो गैंडा परियोजना 1983 में चालू हुआ। हाथी परियोजना की बात करें तो यह जो आरंभ हुआ 1992 में आरंभ हुआ। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की बात करें 2006 में इसका प्रारंभ हुआ। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 20 का कहें अगर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे
सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे भारत।